Let us start with the Hindu newspaper analysis of 9th of January 2023. सबसे पहले हम लोग अपने कल वाले टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने 8 जनवरी को कवर किए थे। हम लोगों ने कल बात की थी फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट्स की, जो कि हमारे रियल जीडीपी के जो फाइनल अनाउंसमेंट होती है उससे पहले आता है, एनएसओ के द्वारा किया जाता है। इससे पता चलता है कि ये 2016-17 से स्टार्ट किया गया था। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को आइडिया लग जाता है कि नेक्स्ट ईयर के बजट में कितना एलोकेशन करना होगा। इंडियन टेलीग्राफ ने रिसेंटली अपने रूल्स के अंदर कुछ चेंजेस वगैरह भी किए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट उनको साल का 3,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था बिकॉज ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर गवर्नमेंट का जो 2017 का बिल था, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोगों ने इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्टिव और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस लगाए थे। एक्चुअल में एम ये था कि जो भी गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी उसमें 50% कंटेंट इंडिया का होना चाहिए, ताकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट एकदम वैल्यूएबल रहे। वर्क टाइम और वर्क लाइफ बैलेंस की एक रिपोर्ट निकाली गई थी रिसेंटली आईएलओ के द्वारा। तो पता चला था कि कोविड-19 के अंदर जिन्होंने फ्लेक्सिबल आवर्स क्रिएट किए थे कंपनीज़ ने, उनके वर्क आवर्स इंक्रीज़ हो गए थे। यूएपीए का जो हमारा एक्ट है 1967 का, रिसेंटली उन्होंने एक बेसिकली एक पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है, उनको बैन कर दिया था। तो यूएपीए के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को बैन किया जा सकता है। मोइरांग और सागोल कागजे जो है, यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर ने रिसेंटली विजिट किया था। एंड मोइरांग के अंदर एक 165 फीट का ट्राई कलर भी होस्ट किया गया था, क्योंकि यहाँ पर वो हमारा जो आज़ाद हिंद फोर्स थी ना, उसके हेडक्वार्टर्स थे। तो 1944 में यहाँ पर पहले भी तिरंगा लहराया गया था। और यहाँ पर हमारा जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, लोकतक लेक भी है। फिर रिसेंटली उन्होंने एक 122 फीट की एक मणिपुर में एक स्टैचू भी थी, उसको भी रिवील किया था। वहाँ पर बेसिकली तो मणिपुर पोनी, यानी कि वहाँ पर एक घोड़ा टाइप का होता है, जिससे वो घोड़े पर जो हॉकी टाइप का गेम होता है ना, मणिपुरी पोलो, उसको बेसिकली सागकोल कागजेस जो होता है वो डिपिक्ट किया जाता है। गोवा में एक पर्पल फेस्ट सेलिब्रेट किया गया था, जो डिसेबल पर्सन होते हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए। क्लाइमेट एटलस से पता चला है कि इंडिया के अंदर जो समर और विंटर थे ना, पिछले 30 सालों के अंदर ज़्यादा वार्म होते चले गए हैं। तो ये जनरली हमारा जो हमारा खरीफ क्रॉप का सीज़न जो होता है ना, उसमें रेनफॉल थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। तो एक थिंक टैंक है सी स्टेप करके, इन्होंने इसका आइडेंटिफिकेशन किया था, सर्वे किया था 723 डिस्ट्रिक्ट्स का। इंडिया ने एक ऑल विमेन टीम भेजी है फॉर द यूएन पीस कीपिंग मिशन इन सूडान। फिर हम लोगों ने कल बात की थी कि फ्लोटिंग सोलर पावर से कैसे हम लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग फ्लोट वोल्टेक्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेश वाटर यानी कि समंदर के पानी को अगर हम लोग थोड़ी इवेपोरेशन के थ्रू उसको किसी तरीके से ट्रैप कर लें, तो हमारे पास फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। IISER की पुणे ने एक नया मटेरियल निकाला था जो वाटर में से पॉल्यूटेंट्स निकाल लेता है। इसका नाम था IVUFM, और ये बहुत जल्दी निकालता है। बेसिकली 93% के आसपास तक इनऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसको 30 सेकंड में निकाल देता है। असम का जो दीपोर बिल था, यहाँ पर बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया था, यानी असम की ओनली रामसर साइट है। तो हम लोगों ने इसमें कल दीपोर बिल के बारे में भी जाना था। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है असम का, एंड एक बहुत यूनिक हैबिटेट है वहाँ के लिए। उसके अलावा इको सेंसिटिव जोन भी इसको डिक्लेयर किया गया था लास्ट टाइम, मतलब प्रोबेबली कुछ महीनों पहले। ये कुछ और भी एरियाज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकई, दीपोर बिल, ये सब असम के एरियाज़ हैं। रामसर का कन्वेंशन है वेटलैंड्स को लेकर, 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे होता है। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, 1971 में बनाई गई थी। रामसर एक एरिया है ईरान में। फिर ये मैप मैंने कल इस PDF में शेयर कर दिया था आप लोगों के लिए। राइट नाउ एज ऑफ जनवरी 2023 75 रामसर साइट्स है इंडिया में। आपको ये सारी की सारी जो हैं ये पढ़ के जानी है, ये इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट स्किप इवन वन ऑफ देम, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। देन हम लोगों ने कल बात की थी कि फ्रीक्वेंट आउटब्रेक्स ऑफ बर्ड फ्लू इन केरला। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, 2015 में आया था। H1N1 जो था वो स्वाइन फ्लू को लेकर के। देन वी टॉक्ड अबाउट बर्ड फ्लू और उसके कितने टाइप के इन्फ्लुएंजा वायरस के वेरिएंट्स होते हैं, और कुछ कंसर्न वगैरह क्या होते हैं, क्या ये ह्यूमन्स बीइंग में ट्रांसफ़र हो सकता है, होता है लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं इसके। देन हम लोगों ने बात की थी कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है उसको लेकर के तमिलनाडु में एक स्टडी की गई थी, जहाँ पर पता चला था कि पॉवर्टी और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, ये एक तरीके का रूट कोज बनता है मैनुअल स्कैवेंजिंग का। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब कि जो गटर, सीवर, सेप्टिक टैंक से ह्यूमन एक्सक्रीटमेंट को निकाला जाता है ना एक मैन के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा, तो इसमें कास्ट, क्लास और इनकम डिवाइड के सोशल इशूज़ भी सामने निकल के आते हैं। 1993 में हमारे पास ये एक्ट आया था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ट्राई लेटरिंग्स की प्रोहिबिशन का एक्ट आया था। तो मल्टीपल टाइप्स के एक्ट बनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा मैनुअल स्कैवेंजिंग को हैंडल करने के लिए। 2020 में उसमें अमेंडमेंट भी किया गया था। 2013 के अंदर हम लोगों ने उनके रिहेबिलिटेशन का भी एक एक्ट बनाया था।
देन इंसैनिटरी लेटरिंग्स के लिए 2013 में हमने एक एक्ट बनाया था। फिर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ SC/ST का हमारा 1918 वाला एक्ट भी है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज भी था, वर्ल्ड टॉयलेट डे पर सेलिब्रेट किया था लास्ट ईयर हमने। स्वच्छता अभियान ऐप भी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था कि जो 1993 से लेकर अब तक जिनकी डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस मैनुअल स्कैवेंजिंग, उन सबको 10 लाख रुपए तक का कंपेंसेशन भी दिया जाए। देन होम मिनिस्टर ने रिसेंटली अपना 6th एक्सटेंशन की डिमांड की थी। ये बेसिकली ये 7 था, 6th मंथ की उन्होंने एक्सटेंशन की डिमांड की थी। ये 7th एक्सटेंशन उन्होंने मांगा था। जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 में एक्ट लाया गया था, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी इसमें रूल्स वगैरह फ्रेम करने के लिए। तो 6 कम्युनिटीज़ को 3 कंट्रीज़ से जो अनडॉक्यूमेंटेड थे उनको सिटीजनशिप देने की बात की गई थी। तो इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी थे, ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ये था हमारा कल का सारा टॉपिक। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। 9 जनवरी के हमारे 1 लाइनर करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये डेसेनियल सेंसस का ये टॉपिक दोबारा से शॉर्ट न्यूज़ में रिपीट किया गया। लास्ट सेंसस हमारा 2011 में किया गया था और उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को हमारा जो सेंसस था 2021 में करना था, बट कोविड वगैरह था और बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी चल रही थी कंट्री के अंदर, और भी गवर्नेंस के इश्यूज़ भी रहते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया था कि जो स्टेट्स में कि जो एक डेट फिक्स की जाती है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फिक्स की जाएंगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स क्या होंगे, सब डिस्ट्रिक्ट क्या होंगे, तहसील, तालुका, पुलिस स्टेशन। ये मैं करवा चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ वाला टॉपिक। तो इस डेट को जो डेट होती है ना फिक्स करने की, ये भी एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून तक। यानी कि जो डेसेनियल सेंसस की एक्सरसाइज है ना उसको पोस्टपोन कर दिया गया टिल सितंबर एटलीस्ट, क्योंकि जो नॉर्म्स यानी कि जो रूल्स रहते हैं वो कहते हैं कि सेंसस को आप तभी कंडक्ट कर सकते हो ओनली 3 मंथ्स आफ्टर फ्रीजिंग द बाउंड्री लिमिट्स। तो अगर जून तक कर दिया तो उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो हमारा इंडिया में 2021 में जो होने वाला सेंसस था वो एज ऑफ नाउ सितंबर 2023 में होगा, प्रोवाइडेड कि 38 जून तक की डेट फिक्स हो जाती है। तो नैक क्या है? एक ऑटोनमस बॉडी है हमारे यूजीसी के अंडर 1994 से। इनका काम क्या होता है? हमारे जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना उनको असेसमेंट देना, उनका सर्टिफिकेशन देना। तो बेसिकली नैक ने ना एक बेंचमार्क निकाला है कि कैसे वो यूनिवर्सिटीज़ और ऑटोनमस कॉलेजेस वगैरह को लेकर के ना उनका असेसमेंट किस तरीके से करेगा। तो एक ये मैनुअल बताया उन्होंने, उसमें बहुत सारे मैक्सिमम स्कोर्स वगैरह होंगे इंस्टीट्यूशंस को लेकर के, और एक बैरोमीटर की तरह काम करेगा। अब कोई भी मीटर जो होता है ना उसका काम होता है मेजरमेंट करना, एनालिसिस करना, परफॉर्मेंस चेक करना। तो इन्होंने ये जो पूरा मैनुअल निकाला था ना उसमें बेसिकली वो आइडेंटिफाई करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो कौन से एरियाज है जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने कभी नैक के असेसमेंट्स वगैरह देखे होंगे, जैसे मैं जब कॉलेज में था तो आई रिमेंबर कि बहुत रिसेंटली नैक का असेसमेंट हुआ था एंड आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। तो पूरे कॉलेज में चेक किया रहता है और एक दिन में नहीं होता, काफ़ी दिन लगते हैं। उसके अंदर ऑफिशियल्स आते हैं, सब कुछ चेक करते हैं कॉलेज में एकदम टॉप से लेके एंड तक। और तो बट इन्होंने अब नई चीज़ निकाली है कि नॉट जस्ट वी विल बी चेकिंग कि क्या चल रहा है, विल ऑल्सो बी मेकिंग श्योर कि आपको किस एरिया पे काम करने की ज़रूरत है। देन इंडिजिनस लाइव स्टॉक ब्रीड्स। इंडिजिनस तो मतलब हमारे अपने भारत के ही। अब जो हमारा 20th लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था ना उसमें जो पॉपुलेशन थी हमारी एक्जॉटिक और क्रॉस ब्रीड कैटल की वो इंक्रीज़ हो गई थी 29.3% तक इन कंपैरिजन टू 2012 का सेंसस। और जो हमारी इंडिजिनस कैटल की पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन हुई थी 6% तक। अभी क्या हुआ ना, इंडिया के पास अब 212 इंडिजिनस लाइव स्टॉक के ब्रीड्स हैं। तो उसमें हमारा जो ICAR NBAGR उन्होंने रिसेंटली 10 नए इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स को ऐड किया था। कौन से थे? तो कैटल बेसिकली जो गाय वगैरह होती हैं, कथनी, सेंचुरी, मसिलियम। तो एक बफेलो की ब्रीड भी है इसमें, पुरनाथड़ी। 3 बकरियां हैं, गोट्स, सोजात, करौली, गुजरी, और 3 पिग ब्रीड्स भी हैं यानी कि सुअर की भी हैं, बांदा, मणिपुरी ब्लैक और वाघ चंबल। अब इनकी इंपॉर्टेंस ये होती है ना कि क्लाइमेट रेजिलियंस को लेकर के ना ये जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स होती है ना हमारे यहाँ की, जो कह सकते हो देसी गाय भैंस जो होती है ना उनकी बात की जा रही है, ये क्लाइमेट को ना बहुत अच्छे से झेल पाते हैं। इनका हीट टॉलरेंस बड़ा अच्छा होता है, इनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है और डिजीज़ वगैरह में भी काफ़ी बचे रहते हैं। जैसे अभी लंपी डिजीज़ वगैरह चल रही थी और आगे भी हम लोग देखेंगे, हम लोग अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी जनरली पिग्स वगैरह में काफ़ी देखने को मिलता है। स्वाइन पिग को ही बोलते हैं ना, इसलिए। ईट राइट स्टेशन। अब एक ईट राइट मूवमेंट चलाया गया था, वो 3 पिलर्स पे काम करता था, ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट सस्टेनेबली। उसको लेकर के ना फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ना रिसेंटली जो वाराणसी का रेलवे स्टेशन था ना उनको ईट राइट स्टेशन का 5 स्टार सर्टिफिकेट दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इस मूवमेंट के अंदर ना कुछ बेंचमार्क सेट किए थे, आप कितना सेफ और कितना होलसम फूड प्रोवाइड करते हो पैसेंजर्स को। तो उस चीज़ में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का जो खाना प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पर उसकी क्वालिटी 5 स्टार की है। तो बेसिकली लोगों के लिए खाना, फॉर द पीपल एंड द प्लैनेट, सबके लिए खाना सूटेबल बनाने के लिए ये एम है।
स्नैपड्रैगन एक सैटेलाइट है क्वालकॉम और इरिडियम के द्वारा। बेसिकली क्या है ना, जनरली आपके फ़ोन में अगर आपको कहीं इंटरनेट वगैरह यूज़ करना होता है तो आपको अपने नेटवर्क के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है ना, आप डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट तो नहीं होते हो। बट उन्होंने वर्ल्ड की ऐसी पहली सैटेलाइट बेस्ड 2 वे कैपेबल मैसेजिंग सॉल्यूशन निकाला है स्मार्टफोन्स के लिए। अब ये स्मार्टफोन्स के लिए, लेकिन साथ साथ में ये लैपटॉप्स, टैबलेट, व्हीकल वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी लेटेंसी काफ़ी हाई है, इसकी कॉस्ट भी हालांकि हाई है, तो लो एंड फ़ोन्स के लिए अवेलेबल नहीं है। होगा क्या ना, फ्रॉम पोल टू पोल, अब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की बात कर लो, पोल टू पोल का आप एंड टू एंड भी कह सकते हो। ये 2 वे का मैसेजिंग प्रोवाइड करेगा यूजिंग द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। फिर चाहे आप रूरल एरिया में हो, फिर आप रिमोट एरिया में, कहीं पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं है, बट आपके डिवाइस के अंदर मैसेजिंग का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो ये एक डेवलपमेंट है स्नैपड्रैगन सैटेलाइट का, इन 2 कंपनीज़ के द्वारा स्टेप लिया गया था। वायरोवोर, वायरोवोर का मतलब होता है ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वायरस को खा जाते हैं। तो जैसे रिसर्चर्स को ना यूएस के अंदर हल्तेरिया क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक सिलियाटिस या फिर प्रोटिस्टिस है जो फ्रेश वाटर को थ्रू आउट द वर्ल्ड पॉपुलेट करता है, दैट पॉपुलेट फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो प्रोटिस्टिस होते हैं क्या होते हैं, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वायरस को कंज्यूम करते हैं। इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं वायरोवोर। अभी जो नई फाइंडिंग्स मिली थी उसमें ये पता चला था कि कैसे वायरस हमारे फूड चेन के अंदर एक किस तरह का रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंडिंग से ये पता चला है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो वायरस को ही खा जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि वायरस जो होता है ना वो डेड होता है, वो अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और फिर वो होस्ट को खा भी जाता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। बट ये जो वायरोवोर्स होते हैं ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वायरस को खा सकते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर, अब अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो होता है ये काफ़ी फेटल होता है। जनरली हमारे जो डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स होते हैं वहाँ पाया जाता है। मोर्टेलिटी रेट इसका 100% तक है। 100% मोर्टेलिटी मतलब अगर ये किसी जानवर को हो गया ना, सूअर को, तो उसके मरने के चांसेस पूरे फिक्स हो जाते हैं। रिसेंटली मध्य प्रदेश के अंदर ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फैला हुआ था, उसको लेकर के 700 पिग्स की कलिंग की गई थी। कलिंग का मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट के अंदर जानवर को मार देना। क्यों मारा जाता है? क्योंकि ना ये बहुत हाईली रेजिस्टेंस होता है टू द एनवायरनमेंट, और ये कपड़ों के ऊपर चिपक गया, जूतों पे, व्हील्स पे, किसी और प्रोडक्ट के ऊपर भी, तो बहुत जल्दी फैल जाता है। तो ये स्प्रेड ना हो। अब ह्यूमन बींग्स को नुकसान तो नहीं है, बट जानवरों के मामले में और एग्रीकल्चर के मामले में बहुत नुकसानदायक है, तो इसलिए ये कलिंग की गई थी। एटमॉस्फेरिक रिवर स्टॉर्म, तो रिसेंटली एक बहुत पावरफुल स्टॉर्म है जो कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पर फ्लड्स आ सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, हाई विंड्स और पावर आउटेज भी हो सकता है। एटमॉस्फेरिक, अभी इसमें और डिटेल में जाना ज़रूरी है नहीं, आपको ये समझ में मन करे तो आप पढ़ लेना, बट वो इतना आइडिया लगना था कि कैलिफोर्निया की तरफ एक स्टॉर्म जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, आज प्रवासी भारतीय दिवस है, यानी कि 1950 में आज ही के दिन गांधी जी जो थे 9 जनवरी को भारत में आए थे, तो इसे हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये 2013 में हम लोगों ने सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था। इंपॉर्टेंट ये कि हम लोग उसको 2 साल में एक बार मनाते हैं, तो लास्ट हम लोगों ने 2021 में सेलिब्रेट किया था, अभी 2023 में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 8th, 9th और 10th जनवरी को भी रिसेंटली इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में सेलिब्रेशन चल रहा है, कन्वेंशन चल रहा है, और अभी कन्वेंशन की थीम रखी गई है 17th की, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन दी अमृत काल। आई थिंक 2021 में एक क्वेश्चन आया भी था, मीन्स 2021 में आया था, और उससे पहले जब जो बाइडन 2021 में आया था ना, हाँ 21 के मीन्स में आया था, व्हेन जो बाइडन बिकेम द प्रेसिडेंट, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपके जीएसडू में कि रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा समथिंग करके। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि 16th प्रवासी भारतीय जब हुआ था तो उस टाइम हम लोगों ने थीम रखी थी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, और अभी हम लोगों ने देखा था रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल। अमृत काल मतलब कि जो हमारे 75 ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के, उसकी बात की जा रही है। तो ये कुछ 1 लाइनर्स थे और ये एक इंपॉर्टेंट डे था, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी न्यूज़ है, छोटा छोटा रिपीटिशन हो रहा होता है, तो चीज़ें ऐसे करते रहोगे तो याद हो जाती हैं बहुत सारी। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हाइलाइट्स देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली लॉन्च किया था एक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम टू एम्ड एट स्परिंग डेवलपमेंट पैरामीटर्स। अब हुआ क्या था ना, आप लोगों ने सुना होगा, हमारे पास एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, ये नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था ना, ये 2018 में लाया गया था। इसका एम था 112 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स वगैरह, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाना, वो एस्पायर टू बिकम मोर डेवलप्ड एंड मोर ग्रोइंग। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी थे, उन्होंने एक इवेंट के अंदर अभी हम लोगों ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम निकाला है। तो पहले था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अब है ब्लॉक।
कहने का उनका अर्थ ये था, उन्होंने कहा कि हम लोगों को ना ये जो ब्लॉक्स है ना, बहुत सारे डेवलपमेंट के पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स में कुछ ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को सैनिटेशन पे काम करना होगा, है ना, साफ़ सफाई को लेकर के काम करना होगा। अब आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, आप किसी शहर में रह रहे हैं, आप किसी गाँव में रह रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे वो होते होंगे, मतलब देयर आर पॉइंट्स जहाँ पे वो घरों के कूड़े वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं, या फिर आपके पास म्यूनसिपैलिटी वाली गाड़ी आती होगी जो आपका कूड़ा वहाँ से लेकर के चली जाती होगी। तो ये एक तरीके से दिस इज़ लाइक टू क्रिएट सैनिटेशन, आसपास में साफ़ सफाई हो, हाइजीन वगैरह भी क्रिएट रहे। अब इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं डेवलपमेंट को लेकर के। जैसे कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस आए थे कि यार कूड़े का ना वो सेग्रीगेशन होना चाहिए, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग अलग करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये डेवलपमेंट में टॉप लेवल के ऊपर ना ये छोटा सा एक ब्लॉक बन गया है। इन चीज़ों को हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे, और ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स के तहत तो उनका छोटे छोटे ब्लॉक्स बन चुके हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम थी पब्लिक को समझाना, यानी कि मेकिंग द पब्लिक अवेयर और मेकिंग द पब्लिक पार्टिसिपेट इन द ग्रेटर कॉज। वो दोनों कई तरह के ब्लॉक्स बन चुके हैं, इनको एड्रेस करना है। उसके लिए रिसेंटली उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया था। तो एज़ पर द कुछ सोर्सेज के थ्रू पता चला कि 500 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे जो 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज उनमें ये अभी राइट नाउ लॉन्च किया जाएगा। मेजरली उसमें यूपी के अंदर 68 ब्लॉक्स वगैरह होंगे। अब जो ब्लॉक्स हैं वो मैंने जो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स बताए, उसका मतलब सिर्फ वो भी नहीं है, यूपी में भी आइडेंटिफाई किए जाएंगे, कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए जाएंगे, उनको भी ब्लॉक की तरह कंसिडर किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है जो कहना क्या चाह रहे हैं। ये बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखना। एक तो भाई ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है ना नीति आयोग का है, एनीथिंग दैट हैज़ कम फ्रॉम नीति आयोग ना इज़ लाइक हार्ट एंड सोल ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। तो नीति आयोग की एनुअल रिपोर्ट पढ़ के जाओ, अच्छे से 200-300 पेज की आती है, पूरे आराम से डाउनलोड करो, पूरा फुर्सत के साथ बैठो, एक एक कीवर्ड को हाईलाइट करो, एक एक कीवर्ड का मतलब समझो, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेल मेंस इन जस्ट वन गो। केरला ने एक वेलफेयर बोर्ड बनाया है टू प्रोवाइड पेंशन टू दी मनरेगा वर्कर्स। अभी तक आप लोगों ने सुना था मनरेगा वर्कर्स को पेंशन मिलेगी, नहीं सुना था ना। केरला मॉडल ने कर दिया ये। केरला मॉडल को हेल्थ के मामले में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर काफ़ी जगह लिखते हैं। दिस इज़ वंडरफुल एग्जाम्पल, गलती से भी स्किप मत करना, इसको लिख लेना, ठीक है, बहुत जगह काम आएगा, बहुत जगह। मनरेगा का पूरा आप लोगों को पता होगा, मैं भी कई बार पढ़ा चुका हूँ इस टॉपिक में। इसमें केरला ने पहली बार गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि उन्होंने कहा कि जब वो लोग 60 साल के हो जाएंगे ना, तो उन लोगों को एक गारंटी स्कीम के तहत पेंशन दी जाएगी। बस आपको इतना ही एग्जाम्पल याद रखना है। जब आपके पास कभी आएगा ना सोशल इश्यूज़ के अंदर हम लोग वल्नरेबल और मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी इंप्रूव करने के लिए, आप वहाँ लिख देना केरला का मॉडल जो है टू प्रोवाइडिंग पेंशन टू द मनरेगा वर्कर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड हेयर ऑल्सो। बस ऐसे तो लिखना होता है मीन्स में। अब देखो एक और चीज़ है यहाँ पर, इससे से मिलता जुलता ही है, टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इन द डिलीवरी ऑफ स्कीम्स गवर्नमेंट ने ऑडिट पैनल सेटअप किया है। ऑलराइट, स्कीम्स क्या होती हैं, वो कैसे डिलीवर करती हैं, ये आपको पता होगा। अब ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक सोशल और परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी बनाई है जो इंश्योर करेगी कि गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह के अंदर अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी। अब जैसे मनरेगा के अंदर ना हमारा सोशल ऑडिटिंग होता है, उसी तरीके से उसी के लाइंस के ऊपर हमारा सोशल परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी बनाई जाएगी। ये भी देखो मनरेगा का एग्जाम्पल है कि राजस्थान ने ऐसा कुछ स्टेप लिया था, दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड हेयर ऑल्सो। तो केरला ने फर्स्ट टाइम कुछ स्टेप लिया, वहाँ पर मनरेगा का एग्जाम्पल आ गया। राजस्थान ने भी कुछ स्टेप लिया ऑडिटिंग को लेकर के, वहाँ पर भी मनरेगा का एग्जाम्पल आ गया। इंडिया होल्ड करेगा Y20 समिट ड्यूरिंग द G20 प्रेसिडेंसी। अब G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है 2023 के लिए, पता होगा। तो फर्स्ट एवर यूथ 20 का समिट किया जाएगा इंडिया के द्वारा ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20। थीम क्या होगी, फ्यूचर ऑफ वर्क, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन एंड यूथ इन डेमोक्रेसी। कितने सारे टॉपिक आ गए, क्लाइमेट चेंज आ गया, डिजास्टर रिस्क आ गया, पीस बिल्डिंग आ गया, यूथ इन डेमोक्रेसी आ गया और G20 आ गया। जहाँ कहीं लिखना पड़े ना आपको वे फॉरवर्ड के अंदर कि दिस कैन बी डन, यूथ को पार्टिसिपेट करा सकते हैं, वहाँ लिखो कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने यूथ समिट किया था ड्यूरिंग द G20, ठीक है, ऑन द थीम ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के टॉपिक के अंदर लिख दो, है ना। यूथ इन डेमोक्रेसी का कोई टॉपिक आएगा, डेमोक्रेसी के इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें हम लोग लिखते हैं ना सजेशंस के अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ में, और एसेंशियल जो चैलेंजेस हो रहे, चैलेंजेस में लिखो कि यूथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट वी कैन टेक लर्निंग्स फ्रॉम द यूथ समिट G20 वेयर द थीम वाज आल्सो बेस्ड ऑन यूथ इन डेमोक्रेसी। मल्टीपल एग्जांपल्स भाई। अब ये देखो एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल मिलता है, सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट की हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी। काउंसलर्स और जो म्यूनिसिपल के ऑफिशियल्स को ट्रेन किया जाएगा IIM इंदौर में। आप लोगों को पता होगा मिशन कर्म योगी आया था 2020 के या 21 के मेंस में, पूछा भी गया था वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली।
वहाँ पर जनरली क्या होता है कि हमारे जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको ट्रेन करने की अक्सर ये बात की जाती है गवर्नमेंट के अंदर, कि गवर्नमेंट के अंदर ना बाहर के एक्सपर्ट को नहीं बुलाया जाता। गवर्नमेंट अपने लोगों को इंटरनल ट्रेन ज़्यादा करती है, तो बाहर के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए उनको ट्रेन करने के लिए। बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है, जब भी आप लिखोगे कि यार हमारे यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग देनी हो, तो एग्जाम्पल लिख दो कि IIM इंदौर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें ऑफिशियल्स को, म्यूनसिपल्स को ट्रेन किया जाएगा। वंडरफुल एग्जाम्पल। यही तो एविडेंस वाले होते हैं। अब ये कहाँ पर आया है? ये सेंटर के द्वारा फंड किया जाएगा, यूनियन हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री के द्वारा, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 के अंदर। उसमें फर्स्ट बैच जाएगा ऑफिशियल्स का। वंडरफुल। स्वच्छ भारत का टॉपिक आएगा, वहाँ पर भी लिख देना याद से। मैंने 4 एग्जाम्पल दिए आज बड़े अच्छे अच्छे आप लोगों को। क्विकली रिवाइज करा दूँ अभी। केरला वेलफेयर बोर्ड सेटअप करेगा, पेंशन देगा मनरेगा वालों को 60 साल की उम्र के बाद। और राजस्थान के अंदर उन्होंने सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी बनाया था मनरेगा के लाइंस के ऊपर। यूथ को लेकर के थीम ध्यान रखो, कौन से टॉपिक में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क, पीस बिल्डिंग वाला, यूथ इन डेमोक्रेसी। और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए IIM इंदौर में इनको भेजा जाएगा ऑफिशियल्स को। अब हमारे पास ये एडिटोरियल है, कैन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ सेटअप कैंपसेस इन इंडिया नाउ। तो हुआ यह कि UGC ने ना रिसेंटली एक ड्राफ्ट निकाला था, उसमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने कहा था कि ठीक है आप लोग अपने कैंपसेस इंडिया में सेटअप कर सकते हो। ड्राफ्ट का नाम था सेटिंग अप एन ऑपरेशन ऑफ कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो उन्होंने कुछ फीडबैक वगैरह मांगा था। तो जो 500 टॉप ग्लोबल रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थी उनको बोला गया था कि आप अपना खुद का एक कैंपस इंडिया में सेटअप करो, अपना खुद का एडमिशन प्रोसेस आप लेके आ सकते हो। अपने डोमेस्टिक को मतलब इंडिया के अंदर जो हमारा क्राइटेरिया होगा उसमें बहुत ज़्यादा इंटरवीन हम लोग नहीं करेंगे। आपको फीस स्ट्रक्चर में हम लोग ऑटोनॉमी दे देंगे, अपने हिसाब से कर लो। जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशन पे हम लोग जो लिमिट लगाते हैं ना वो आपके ऊपर नहीं लगाएंगे, ठीक है। और फीस लेकिन आपकी रीजनेबल, थोड़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप कौन सी फैकल्टी को रिक्रूट करना चाहते हो, इंडिया से फैकल्टी चाहिए, इंडिया के बाहर के लेके आनी, आपकी अपनी ऑटोनॉमी होगी, अपनी मर्जी से कर लेना। ऑलराइट, बस इस बात का ध्यान रखना कि जो भी आप सब्जेक्ट इंडिया में पढ़ाओगे ना वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको फंडिंग चाहिए दूसरी कंट्रीज से, क्रॉस बॉर्डर फंडिंग चाहिए, वो भी हम आपको अलाउ कर देंगे। हुआ ये था कि इस तरह के रूल्स ना पहले भी लाए गए थे 2010 के अंदर, जब UPA गवर्नमेंट थी, जब तो कांग्रेस थी उस टाइम पर, तो मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी ऐसे रूल्स लाए गए थे। लेकिन उस समय पर BJP वगैरह ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर कहा था कि नहीं ये तो हमारे नेशनल इथोस के अगेंस्ट जा रहा है, तो उन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया था। कुछ और फॉरेन प्लेयर्स क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत दीज आर अर्ली डेज, लेकिन UGC का मूव जो है काफ़ी अच्छा मूव है। उन्होंने कहा था कि ठीक है यू आर टेकिंग गुड स्टेप्स। जो डेकिन यूनिवर्सिटी के हमारे CEO उनको रवनीत पावा उन्होंने बोला था, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन को अलाउ करते हो कि वो फॉरेन फैकल्टी को हायर करेगा, है ना, तो ये बता दो ना कि हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, थोड़ा आइडिया दो उस चीज़ का भी। सेकेंडली, इंडिया को ग्लोबल डेस्टिनेशन बन रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या? ग्लोबल डेस्टिनेशन के लिए वो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज़ की ऐसी बिल्डिंग्स होनी चाहिए, ऐसे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सारी ऑपरेशनल चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास ऐसी। फिर जब आप बात कर रहे हो कि फॉरेन कंट्रीज़, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पर कैंपस बनाना ताकि हमारे यहाँ के बच्चे बाहर ना जाएँ। तो वो कह रहे हैं कि जिसको बच्चे को बाहर जाना होगा ना वो तब भी जाएगा, उसको तो आप रोक नहीं सकते। अगर आप इंडिया में सेटअप करोगे, वो इंडिया में ही रुके दूसरी यूनिवर्सिटी के कैंपस में, तो आपको फीस कम करनी पड़ेगी ना, वो आप कैसे हैंडल करोगे, उस चीज़ के बारे में बताओ। हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या कहना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई थी कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो होंगी ना उनको ऑपरेट करना दिया जाएगा, बट थ्रू अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। इसी बात को लेकर के हमारे प्लानिंग कमीशन के एक फुकरान कमर जी फॉर्मर एडवाइजर थे, उन्होंने कहा था कि जो ड्राफ्ट है ना इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के स्टेप्स को तो फॉलो नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रीटेक्स्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात करी थी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाने का, जहाँ पे बात की थी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की। UGC का जो ड्राफ्ट है ना वो तो एक तरीके से 500 ग्लोबल रैंकिंग्स वालों को लेके आ रहा है। और हमारा एम क्या है? हमारा एम है बहुत हद तक फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना। तो नियरली 13 लाख बच्चे ऐसे थे जो 2022 में दूसरी कंट्रीज में जाके पढ़ रहे थे। ये RBI का डेटा था। RBI ये भी बोलता है कि 5 बिलियन का नुकसान हुआ है हमको फॉरेन एक्सचेंज में, क्योंकि हमारे बच्चे 2021-22 में बाहर जाके पढ़ रहे थे। फिर हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का रोल था कि जो बच्चों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होता है ना कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, वो अभी राइट नाउ 27% है, उसको 2035 तक में 50% तक इंक्रीज़ करना है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको इस टॉपिक में, ये तो याद ही कर लो कितने बच्चे बाहर जा रहे हैं। ठीक है, 13 लाख के आसपास थे। छोटा छोटा डेटा ना ऐसे लिखते रहा करो, वेट मत किया करो कि जब आपका एग्ज़ाम आएगा तभी हम लिखेंगे। अभी एक टॉपिक कहाँ पर है आपका, GS2 के अंदर जाओगे, उसमें गवर्नेंस है, उसमें सोशल इश्यूज़ में एजुकेशन, पॉवर्टी, हंगर, मालन्यूट्रिशन का होता है। एजुकेशन वाले के अंदर नीचे जाकर लिख लो UGC ना अलाउ कर, UGC फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया, है ना, और उसमें 3-4 ऑप्शन लिख दो, फ्री अपना फी स्ट्रक्चर की ऑटोनॉमी, टीचर ऑटोनॉमी और कैंपस ऑटोनॉमी लिख दो।
देन ये वाला डेटा लिख लो, आरबीआई ने कहा 5 बिलियन का लॉस हुआ, 13 लाख बच्चे बाहर हैं, राइट नाउ ग्रोस एनरोलमेंट कॉलेज के अंदर 27% है, और एम है 2035 का इसको 50% तक करने का। बस हो गया, एजुकेशन के बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए आपको 4-5। फिर कोई एजुकेशन का टॉपिक आएगा, छोटे छोटे 2-4 लिख लो, ऐसे करके वैल्यू एडिशन करते चलो। ऑलराइट, ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग अपना एथिक्स का स्टार्ट करेंगे। एथिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस हमारा चल रहा है। 2013 के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। थ्योरेटिकल हम लोगों ने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। आज से हम लोग केस स्टडीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो टोटल 6 केस स्टडीज़ थी, हम लोग 2-2 करके 3 दिन में से फिनिश करेंगे। जब ये पूरा हो जाएगा तो उसके बाद वी विल स्टार्ट फॉर 2014 वाले क्वेश्चंस। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप लोग उसको देखते हुए साथ साथ नोट डाउन कर लो। कभी कभी बहुत सारे नए पॉइंट्स मिल जाते हैं अगर आपने ऑलरेडी सॉल्व किया होगा। सी एथिक्स कैन बी ईजिली सॉल्व इन द रियल टाइम। अगर आपके पास 2013 से लेकर के, अगर आप 2023 में पेपर देते हो तो 2022 तक अगर आपके पास सारे क्वेश्चन सॉल्व भी है ना, तो जब नेक्स्ट पेपर आपका आएगा 2023 में जो आएगा ना, उसमें इफ़ यू हैव 14 क्वेश्चंस ना, तो 14 में से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस यू विल फाइंड कि यार ये तो प्रीवियस ईयर से ही हो गए मेरे, जो मैंने 10 ईयर्स का अपना कलेक्शन किया था ना सॉल्व, उससे हो जाएंगे। बस 4 क्वेश्चन ऐसे नए होंगे जिन पे आपको शायद थोड़ा सा वहाँ बैठ के सोचना पड़ेगा। तो एथिक्स का पेपर इस तरीके से होता है इसलिए। और ये PDF तो मैं शेयर नहीं करता हूँ। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आप इसको लाइव मतलब सुनते सुनते ही उसमें नोट डाउन करने की कोशिश करो, क्योंकि जब PDF मिल जाती है ना तो उसको कलेक्ट करके सेव कर लेना, PDF डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में, वो बहुत ईजी होता है। बट व्हेन यू हैव टू पुट इन एफर्ट कि यार बार बार देखना पड़ेगा ना, तो आप साथ में मेहनत करते हो, उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। 8th क्वेश्चन तक हमारे हो चुके थे। 6th, दिस इज 7th और ये 8th था। अब केस स्टडीज़ के बारे में आपको कुछ बातें जो पता होनी चाहिए। एक तो केस स्टडीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े बड़े बड़े आते हैं, 20 नंबर के भी आते हैं और 25 नंबर के भी आते हैं। जो छोटा सा एक फैक्ट आपका क्लियर होना चाहिए, 20 नंबर के लिए आपको 4 शीट्स मिलती हैं, 15 नंबर के लिए 3 शीट्स मिलती हैं, 10 नंबर के लिए आपको 2 शीट्स मिलती हैं और 5 मार्क्स मिलते हैं आपको बेसिकली हर पेज के लिए। तो आप कंसिडर करके चलो कि आपको मतलब कुछ 25 वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग एक 25 वाला क्वेश्चन भी करेंगे, बट उसमें भी ना 5 शीट का आंसर लिख पाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो आपको ये एम करके चलना कि एटलीस्ट आपको 4 शीट तक पहुंचना होगा। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन आपको दिमाग में कुछ फ्रेमवर्क बन जाना चाहिए, यार ये 4 पेज तक मैं कैसे करूँगा। ये विद प्रैक्टिस आ जाएगा। पहले आपको ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं ना उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर विद टाइम यू इवॉल्व दिस एबिलिटी। अब देखोगे आप केस स्टडीज़ के अंदर ना क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े होते हैं। जिन लोगों के सिलेक्शन हुए हैं उनका अक्सर यही कहना रहा है कि केस स्टडीज़ को पहले सॉल्व करो। आपके 6 केस स्टडीज़ होते हैं, प्रॉब्ली 1-1.5 घंटे में अगर वो हो जाते हैं, जो भी आपका टाइम लगता है बेस्ड ऑन कि कितने पेजेस का कंटेंट आपको लिखना होता है केस स्टडीज़ में। तो मतलब अगर हम लोग 20-20 मार्क्स की भी मान लेते हैं ना 6 केस स्टडीज़, तो कितना हो जाता है ये, इट बिकम्स 120 एंड 20 मार्क्स के 6 हैं तो 6 4 जा 24 पेजेस। सो 24 × 5 यानी कि 120 मिनट्स। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1.5 घंटे से ऊपर का टाइम लगेगा आपको केस स्टडीज सॉल्व करने में। मोर देन मतलब 2 आवर्स ही लगा लो, 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच का समय लगेगा अगर आपको केस स्टडीज़ करना है तो अगर आप ये कर लेते हो ना तो इट्स अ हैवी मैटर। ये हो जाने के बाद बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं दे आर कंपैरेटिवली ईजी। कोट्स के आंसर करना, कुछ वैल्यूज़ वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करना। तो अब इसमें जब हम लोग केस स्टडी को पढ़ेंगे और पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो पहले तो ये हेडलाइन पढ़नी चाहिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली स्टडी करो केसेस को जो प्रेजेंट किए हैं और फिर आंसर करो उनके क्वेश्चंस को। तो ये केस स्टडी नीचे इसका क्वेश्चन है और ये वाली हमारी 20 नंबर की है, 250 वर्ड्स में हमें इसमें लिखना है। एक PIO पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को एक एप्लीकेशन मिली थी अंडर द RTI एक्ट। अब RTI एक्ट 2005 में आया था, आपको पता होना चाहिए। हैविंग गैदर्ड द इन्फॉर्मेशन, PIO ने डिस्कवर किया था कि जो इन्फॉर्मेशन है ना उसके अंदर सम ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय हिम विच आर फाउंड टू बी नॉट ऑल टुगेदर राइट। ओके, RTI के अंदर एप्लीकेशन आई थी, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, उसको पता चला था कि कुछ जो डिसीजंस लिए गए थे ना वो ठीक नहीं थे। तो कुछ दूसरे एम्प्लॉयज़ भी थे जो इन डिसीजंस का हिस्सा थे। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो जाती है ना, इसके कारण डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ और हो सकता है कि पनिशमेंट भी हो आपके खिलाफ भी और जो आपके कलीग्स हैं उनके लिए भी। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया या फिर आपने उस इन्फॉर्मेशन को पार्ट डिस्क्लोजर को कैमोफ्लेज मतलब कि घुमाने फिराने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की, तो उसके कारण आपकी पनिशमेंट कम भी हो सकती है, हो सकता है आपको पनिशमेंट ना मिले। तो ये उन्होंने आपको सिचुएशन दे दी है। रिपीट कर देता हूँ, केस स्टडीज़ में आप PIO ऑफिसर हो,
ऑलराइट, आपने डिस्कवर किया कि कुछ डिसीजन तो आपके द्वारा लिए गए थे ना आरटीआई एक्ट को लेकर के, आपके पास कोई एप्लीकेशन आई होगी, आपने उसमें कुछ डिसीजंस लिए होंगे, किसी को इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड की होगी, उसमें से कुछ डिसीजंस ऐसे थे जो गलत ले ली गए थे, और आप और आपके साथ कुछ और भी एम्प्लॉयज़ थे। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ PIO प्लस में 3 लोग और थे। इन्होंने नंबर नहीं दिया तो हम लोग मान के चलते 3 लोग थे, तो तीनों ने ये इस तीनों के कारण ही गड़बड़ हो गई थी, गलती हो गई थी, जैसे भी हुआ हो, जानबूझ के किया हो गया, बट ये गलत हो गया। अब आपके पास सिचुएशन ये है, अगर आप इस बात को डिक्लेयर कर दोगे, ओपन कर दोगे कि हमसे गलती हो गई है, तो आपको जाहिर सी बात है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, पनिशमेंट मिल सकती है आपको। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे तो आपको या तो कम पनिशमेंट मिलेगी या फिर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आप बच जाओगे। अब आगे की सिचुएशन देखते हैं। उन्होंने कहा PIO जो है ना वो अदरवाइज एक ऑनेस्ट और कंसेंटियस पर्सन है। कंसेंटियस पर्सन मतलब अपने कंसाइंस के साथ काम करता है। अब इसी पूरे पेपर के अंदर 2013 में 2 क्वेश्चंस आए थे हमारे कंसाइंस को लेकर के, वॉइस ऑफ कंसाइंस और क्राइसिस ऑफ कंसाइंस को लेकर के। तो यू आर ऑनेस्ट एंड कंसेंटियस पर्सन बट दिस पर्टिकुलर डिसीजन ऑन विच RTI एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड टर्नड आउट टू बी रॉन्ग। वैसे आप ईमानदार हो, वैसे आप अपने आत्मा की आवाज़ के साथ चल रहे होते हो, ईमानदारी सच्चाई के साथ, लेकिन समहाउ इस पर्टिकुलर RTI एप्लीकेशन के साथ कुछ डिसीजन आपके गलत हो गए। तो वो जो व्यक्ति होता है ना वो आपके पास एडवाइस के लिए आता है, ऑलराइट, जिसका वो एप्लीकेशन का इशू था। अब फॉलोइंग कुछ सजेस्टेड ओपिनियंस है, ये एग्जामिनर ने आपको ओपिनियन सजेस्ट किए हैं 4। एग्जामिनर बोला कि मैं तुम्हें 4 ओपिनियन ऑप्शन देता हूँ, अब इवैल्यूएट करो इनका मेरिट और डीमेरिट क्या होगा हर ऑप्शन का। इस ऑप्शन में क्या मेरिट और क्या डीमेरिट होने वाले हैं, दूसरे ऑप्शन में क्या मेरिट डीमेरिट होने वाले हैं, तीसरे ऑप्शन में एंड फिर चौथे ऑप्शन में। एक बार देख लेते हैं चारों हमको क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। अभी तो हम लोग जैसे धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहे हैं, एग्जाम में आपको थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इमीडिएटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। PIO could refer the matter to his superior officer and seek his advice and act strictly in accordance with the advice, even though he is not completely in agreement with the advice of the superior। अब आपको पता चल गया कि यार ये तो कंप्लेन हो सकती है, आप अपने खुद ही सुपीरियर के पास चले गए कि सर मेरे से ये गड़बड़ हो गई है और मैं क्या करूँ। आपके सुपीरियर ने कुछ एडवाइस दी, आप उससे एग्री तो कर रहे हो कि हाँ ऐसा होना ही चाहिए, बट आप उसको करोगे नहीं। सेकंड सिचुएशन ये दी गई है कि PIO आप लीव पे चले जाओ और जो मैटर था ना उसको अपने सक्सेसर पर छोड़ दो कि आप जब लीव पे जाओगे तो आपकी जगह जो काम करेगा वो हैंडल कर लेगा, ऑलराइट। या फिर आप रिक्वेस्ट डाल दो अपना खुद का ट्रांसफ़र कराने के लिए। तीसरा ऑप्शन दिया गया है PIO कुड वे द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्क्लोजिंग द इन्फॉर्मेशन ट्रुथफुली। ईमानदारी से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दो और उसको चेक करो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं। अब इसमें आपके करियर पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, अफेक्ट करेगा। और रिप्लाई इन ए मैनर दैट वुड नॉट प्लेस हिम और हिज करियर इन जेपर्डी, बट एट द सेम टाइम लिटिल कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है, आप कोई ना कोई चीज़ छुपाने की कोशिश करोगे तो फंसोगे आप। अब जो PIO होगा ना ये कंसल्ट करेगा अपने अदर कलीग से जो कि डिसीजन का हिस्सा है और एक्शन लेगा एज पर देयर एडवाइस। तो 4 ऑप्शन दे दिए अलग अलग कैटेगरी में। सुपीरियर को बता दो, लीव पे चले जाओ, है ना, ऑनेस्टली रिवील कर दो, या फिर अपने पहले जो बाकी लोग थे आपके इस इशू में फंसे हुए थे उन सबके साथ बैठ के पहले बात करो, डिस्कशन करो। ओके, 4 ऑप्शन हमको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में लेके चलना क्योंकि उसने यही पूछा है, इवैल्यूएट करना है इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स। फिर वो पूछ रहा है ऑल्सो प्लीज़ इंडिकेट विदाउट नेसेसरली रेस्ट्रिक्टिंग दी अबव ऑप्शन। इन 4 ऑप्शन के अलावा पूछ रहा है वो कि व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइज गिविंग द प्रॉपर रीजंस। अब आप हो, यानी कि जैसे मैं हूँ यहाँ पर एस्पिरेंट राइट नाउ और आप भी हो, तो यू हैव टू कंसिडर योरसेल्फ। तो देयर इज, अब हमको क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, चलो समझ में आएगा आपको। देखो सबसे पहले हमको ये देखना होगा एक्टर्स कौन कौन इन्वॉल्व है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, मी यानी कि जो एस्पिरेंट जो आंसर लिख रहा होगा, सुपीरियर भी इन्वॉल्व है और हमारे सक्सेसर यानी कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि आएगा। अब अच्छा पहली बात ये वाला जो टॉपिक था ना, ये आपका एथिक्स के सिलेबस में जो टॉपिक है ना प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, वहाँ से उठाए गए ये वाली केस स्टडीज़। तो हर चैप्टर से एक नई केस स्टडी बन जाती है जो भी आपके सिलेबस में गिवन है। डायलेमा क्या है? डायलेमा मतलब कि उलझन क्या है, जिसे हम कह सकते हैं धर्म संकट में फंस गया ये व्यक्ति, क्या करे, छुट्टी पे जाए या ना जाए, सीनियर को बताए या फिर अपने दोस्तों से डिस्कस करे या फिर ऑनेस्टली डिसिप्लिनरी एक्शन के सामने चला जाए, क्या करे। डायलेमास का क्या है? डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन और नॉट, मैं बात को रिवील करूँ या ना करूँ। चांसेस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन ऑन PIO, ये भी एक डायलेमा है। PIO की पर्सनल वैल्यूज़ और उसकी पर्सनल इंटरेस्ट दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं। अब उसने कहा था इवैल्यूएशन करना है चारों सजेस्टेड पॉइंट्स का, तो इवैल्यूएशन ऑफ द सजेस्टेड ऑप्शन सी, ये चीज़ें आपको कीवर्ड में ध्यान रखनी है। उसने क्या कहा था? प्लीज़ इवैल्यूएट द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच ऑफ द ऑप्शंस, तो वही कीवर्ड यूज़ करो, सेम इवैल्यूएशन ऑफ सजेस्टेड ऑप्शन, क्योंकि उसने क्या कहा था? हेयर आर फॉलोइंग सजेस्टेड ऑप्शंस। मैं इन्हीं बातों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की, एग्जैक्टली वो कीवर्ड
को कोशिश करो कि उसी ट्रैक पे रहो, उनसे आप डिविएट ना हो। कहीं आप ये लिख दो कि इवैल्यूएशन ऑफ द 4 आइडियाज़, इवैल्यूएशन ऑफ द 4 एडवाइसेस, नहीं, उसने ऑप्शन वर्ड यूज़ किया एग्जाम में, आप ऑप्शन ही वर्ड यूज़ करो, ट्रैक को डिविएट मत होने दो। तो हम लोग बात करते हैं, पहला वाला ऑप्शन हम लोगों ने लिख दिया, फर्स्ट ऑप्शन। इसके मेरिट्स में आता है कि फेयर और इम्पार्शियल डिसीजन विल बी टेकन अगर आप सुपीरियर को इन्फॉर्म कर देते हो इन द लाइट ऑफ एक्सपीरियंस, बट जो सुपीरियर होगा माइट और माइट नॉट एडवाइज डिस्क्लोजिंग द इन्फॉर्मेशन। हो सकता है आपसे कहे कि हाँ भाई कर दे डिस्क्लोज, हो सकता है कहीं मत कर डिस्क्लोज। हेंस कंप्लीटली फॉलो करना उसकी एडवाइस को इस डायलेमा को सॉल्व नहीं करेगा। ऑल्सो फॉलोइंग द एडवाइस वाइल नॉट इन एग्रीमेंट शोज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। प्रॉब्लम ये ना, अगर उसकी एडवाइस को फॉलो कर लिया तो सॉल्यूशन तो नहीं निकला ना, डिसिप्लिनरी एक्शन तो हो गया ना, पनिशमेंट तो मिली ना, और नहीं किया तो ये भी हो जाएगा कि सुपीरियर की बात सुनी बट मानी नहीं। इसी को बोलते हैं लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, ट्रैक से डिविएट हो गए। सेकेंड जो सजेशन दिया गया था, सी यहाँ पर देखो, जैसे मैंने ना जब सेकंड सजेशन में आप लोगों के लिए लिख रहा था इसमें देख देख करके जहाँ से, तो सडनली रियलाइज हो कि सेकंड सजेशन को भी तो हाईलाइट करना होगा ना, एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि सेकंड सजेशन की बात की जा रही है। यहाँ पर भी मुझे फर्स्ट सजेशन लिखना चाहिए था आप लोगों के लिए, बट यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दीज आर स्मॉल मिस्टेक्स दैट हैपन ड्यूरिंग द एग्जाम। मेक इट एज ईजी फॉर द एग्जामिनर एज यू कैन। उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट मत कराओ, उसके लिए चीज़ें बहुत केक वॉक की तरह करके रखो कि सर आपने ये पूछा, ये लो इसका आंसर, थाली में परोस के देना है आपको आंसर, सजा करके अच्छे। जैसे प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट को आप कोई ऑफ चीज़ ऑफर करोगे अगर उसमें राष्ट्रपति भवन में, तो कितना तमीज़ के साथ, ईज़ एंड कंफर्ट के साथ करोगे कि प्रेसिडेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे एग्जामिनर को प्रेसिडेंट मान के चलो देश का, उसने जो पूछा उसको इतना ईजी करके दे दो कि उसको लगे कि वाह क्या आंसर लिखा है, उसको एफर्ट मत कराओ ज़्यादा। सेकंड सजेशन में हमने कहा था कि दिस हार्डली होल्ड्स एनी मेरिट, क्योंकि बहुत सारे चांसेस है कि जो जस्टिस होगा विल बी डन बाय द सक्सेसर। ये वाला ऑप्शन था जहाँ पर आप ऑफिस छोड़ के जा रहे हो, लीव पर जा रहे हो, या फिर अपना ट्रांसफर वगैरह करा रहे हो, आपके बाद जो आएगा। तो कह रहा था कि इसमें कोई फायदा है नहीं, इसमें कोई मेरिट है ही नहीं, क्योंकि चांसेस देखिए जो जस्टिस विल बी डन बाय द सक्सेसर या फिर किसी और PIO के द्वारा, बट ये सेम चीज़ गारंटीड भी नहीं है ना। अब वो व्यक्ति अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ना ले हमें क्या पता। फर्दर जो PIO है ना, ही इज़ रनिंग अवे फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द एप्लीकेशन विल बी अननेसेसरली डिलेड। अब ये अपनी जिम्मेदारी से भागना ये भी गलत चीज़ है, तो इसमें कोई मेरिट तो हुआ नहीं। ऑल्सो इफ़, अब नेक्स्ट पेज पर ध्यान रहे, एक पेज कंप्लीट हो चुका है। अगर PIO एक्सेप्ट करता है अपनी मिस्टेक को एंड टेक्स अ फॉर फेयर कॉल, देन पनिशमेंट माइट बी मच लोअर देन इन द केसेस मेंशन्ड इन दिस ऑप्शन। तो अगर वो बोल देता है ये ठीक है यार मेरी गलती थी, अब वो वाला वैसे हम लोगों ने थर्ड सजेशन में दिया भी गया था, हम लोगों ने यहाँ पर बात की ना कि अगर वो चला जाता है लीव पर, अपने सक्सेसर को बता के जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम थी और मैं लीव पे जा रहा हूँ, ट्रांसफर हो रहा हूँ, तो माइट भी देयर इज अ चांस कि उसको थोड़ी सी कम पनिशमेंट मिलेगी। तीसरा ऑप्शन था वहाँ पर वो ट्रुथफुली रिवील कर दे, वो ऑफिस में ही अपने पोजीशन पर, और रिवील कर दे कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, ये गड़बड़ हो गई थी, सच बात बता दे। तो वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज नॉट गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। ऑलराइट, ये ऑप्शन फेल हो जाएगा क्योंकि जो टेस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज होते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के, सेव वंस ऑन करियर तो बचा नहीं पाओगे, यही होता है टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी। तो दिस इज ड्रिवन बाय द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड हेंस अनएथिकल, इट कैन क्रिएट फर्दर ट्रबल्स ऑल्सो। ऑलराइट, फोर्थ सजेशन जो दिया गया था उसमें बात करते हैं, कंसल्टेशन एंड स्टेक होल्डर की अप्रोच एक गुड स्टेप है, यानी कि आपको अपने जो साथियों के साथ डिस्कशन करना था ना, जो भी इस गलती में शामिल थे, बट ये गारंटी नहीं करता कि आप इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करोगे, क्योंकि जो कलीग्स हैं ना वो इसके खिलाफ भी एडवाइस कर सकते हैं कि रहने दे भाई, मत डिस्क्लोज कर, कीपिंग देयर वेस्टेड इंटरेस्ट इन द माइंड। ओके फाइन, अब हमने चारों सजेशंस को देख लिया, कुछ हद तक एनालिसिस कर लिया कि यार ये बात समझ में आ रही इतनी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ उन्होंने पूछा था कि आप क्या एडवाइस करोगे। अब आप एस्पिरेंट हो जो आंसर लिख रहा है, यू देखो अगेन सब हेडिंग्स को कैपिटल में लिखो और बॉक्स में पुटअप करो, ताकि एग्जामिनर को सडनली याद आ जाए, अच्छा ठीक है अभी अपनी एडवाइस बता रहा है। कुछ लोग ना इस चीज़ को इस पैराग्राफ में कोई बॉक्स नहीं बनाते, कैपिटल में नहीं लिखते, नंबरिंग नहीं करते, लाइन टू लाइन लिख रहे होते हैं, एग्जामिनर को ढूंढना पड़ता है कहाँ है ये। उसके लिए चीज़ें आसान करनी है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस मल्टीपल टाइम्स। तो पहली एडवाइस उसको रहेगी, लिसन टू योर कंसाइंस, एक्सेप्ट करो अपनी मिस्टेक को और डिस्क्लोज करो द इन्फॉर्मेशन इन लाइन विद द RTA एक्ट। RTA एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस होते हैं, उनको फॉलो करो। पनिशमेंट माइट बी लीस्ट इन केस दिस स्टेप इज टेकन, अगर आपने अपने कंसाइंस को फॉलो किया, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया, तो पनिशमेंट कम से कम ही मिलेगी आपको। सेकेंड सजेशन दिया गया, अपने जो कलीग्स हैं उनको भी सेंसिटाइज करो कि केस के बारे में उनके ओपिनियन पूछो, लेकिन विदाउट नेसेसरली रेस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ टू इट, यानी कि उनकी बातें मानो मत ना, उनके अकॉर्डिंगली मत चलो, बट उनको एटलीस्ट उनको बता दो और उनका ओपिनियन सुनो कि वो कहना क्या चाहते हैं। फिर केस को अपने सुपीरियर के साथ डिस्कस करो। हेयर अगेन ही शैल फॉलो व्हाट हिज ओन वैल्यूज से, सुपीरियर के साथ आप डिस्कस कर लो, लेकिन आपकी जो वैल्यूज़ होती है ना
उनको जरूर फॉलो करो। मान लो आपका सुपीरियर बोल दे कि नहीं डिस्क्लोज मत कर, बट ऊपर तो आप लोगों ने बात की थी ना कि डिस्क्लोज करना है एज पर दी आरटीआई एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से, तो सुपीरियर के साथ डिस्कस जरूर कर लो कि सर ऐसे ऐसे गलती हो गई है, मैंने अपनी टीम से भी बात कर ली है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे मिस्टेक हो गई है। फिर ही हिमसेल्फ शैल डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन एंड नॉट इज सुपीरियर और कलीग्स और सक्सेसर अनदर पीआईओ। आप खुद डिक्लेयर करो, ये मत सोचो कि डिक्लेयर कर देगा सक्सेसर या फिर मेरे कलीग्स बता देंगे, सुपीरियर अपने आप हैंडल कर लेगा। नो, यू डिड दिस समथिंग, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके कारण आप ऑनरशिप लेते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो एक जगह हम लोगों ने बात की थी अगर आप ऑफिस से चले जा रहे हो तो यू आर रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ पर यू आर टेकिंग ऑनरशिप ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन होगी, इट शैल बी कंप्लीट एंड ऑनेस्ट विदाउट वरिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द सेम ऑन करियर। दिस इज व्हाट निष्काम कामा गाइड्स। अब निष्काम कामा की जो थ्योरी है उसको भी ऐड कर दिया कि आप इस बात की चिंता ही नहीं कर रहे हो कि फल क्या मिलेगा, है ना। यू आर जस्ट मेकिंग श्योर कि ठीक है मैंने जो काम किया था उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है एंड आई एम ओपनली रिवीलिंग दिस थिंग। अगर आप एक ऑनेस्ट और कंसाइन ऑफिसर रहे होंगे तो सीनियर इस बात को कंसिडर करेंगे, गलतियां हो जाती हैं इंसान से। पोस्ट दैट ही शैल फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द डिसिप्लिनरी हियरिंग इन लेटर एंड स्पिरिट। अब आपके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा उसको आप फॉलो करेंगे, जो भी आपको पनिशमेंट दी जाएगी यू शुड फॉलो दिस थिंग। तो ये आपने सजेशन जो दिया गया है ना, ये स्टूडेंट के द्वारा दिया गया है। अब यू हैव टू थिंक इन दिस टर्म कि केस स्टडीज़ के अंदर एग्जामिनर चाहता क्या है आपसे। वो नहीं चाहता कि आप यहाँ पर ऑप्शन देखो कि आप चले जाओ ऑफिस से और वो दूसरे के ऊपर आ जाएगा तो आप बर्डन दूसरे के ऊपर डाल दोगे, या फिर आप अपने सीनियर से पूछो कि सीनियर मना भी तो कर देगा ना कि छोड़ यार रहने दे, मेरे टाइम पर भी मैंने भी बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन डिनाई कर दी थी। नो, यू कैन नॉट डू दिस, यू हैव टू गो बाय द बुक। गो बाय द बुक का मतलब जो रूल्स में मेंशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट ब्यूरोक्रेसी इज ऑल अबाउट। आप कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि सिचुएशन ऐसी है कि यू कैन नॉट गो बाय द बुक, दैट्स वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। वी कैन नॉट ऑलवेज से कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो 100% ठीक है। हाँ, एज ऑफ नाउ ये ठीक है, फ्यूचर में इसको बदलने की जरूरत पड़ सकती है। तो यही आपको इन केस स्टडीज़ में ध्यान रखना है। देन जो भी हम लोगों ने लिखा था, फिर एक्सेप्ट द ऑनेस्ट मिस्टेक। तो टू एरर इज ह्यूमन। एरर का मतलब होता है यहाँ पर मिस्टेक, कि मिस्टेक करना ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसीज होती है। डिस्क्लोज करो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। देन अपहोल्ड बोथ लॉ एंड द वैल्यूज। पनिशमेंट विल बी डेफिनेटली बी लीस्ट इन दिस केस। तो जो हम लोगों ने अपनी एडवाइस दी थी ना, उसी को छोटा सा एक फ्लो चार्ट में मेंशन कर दिया, क्योंकि पेज बहुत सारे बचे हुए थे। अब ये 4th पेज है। अब कंक्लूजन करते हैं। हमारा उसने क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी थी ना हमसे एग्जामिनर ने, चेक कर लेते हैं उसकी जो पूछी बातें थी उनको कवर कर लिया गया है कि नहीं। पहले उसने हमें कहा था कि आप इवेल्युएट कीजिए चारों ऑप्शंस को, ठीक है, हमने चारों भी कर लिए। फिर उसने पूछा था कि आप भी अपनी एडवाइस दीजिए और प्रॉपर रीज़न भी दीजिए। तो हम लोगों ने एडवाइस भी दे दी उसको और एडवाइस के रीजंस भी दे दिए। तो क्वेश्चन ने जो डिमांड की थी हम लोगों ने पूरी कर दी है। अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर को कंक्लूड करते हैं कि द अबव मेंशन्ड स्टेप्स एड्रेस वेरियस एक्टर्स मेंशन्ड इन द केस एंड सॉल्व ऑल द डायलेमास। द कोर्स ऑफ एक्शन माइट और माइट नॉट अफेक्ट द करियर नेगेटिवली, बट फॉर एन ऑनेस्ट एंड द कंसाइंटियस पर्सन होल्डिंग हिज और हेड हाई इज इम्पॉर्टेंट। अब ये जो लाइन थी ना, ऑनेस्ट एंड कंसाइंटियस, ये एग्जाम के क्वेश्चन में आई हुई थी, देखोगे आप लोग नोटिस करोगे। तो दी पीआईओ इज अदरवाइज एन ऑनेस्ट एंड कंसाइंटियस पर्सन, उसी को ध्यान रखना है। एग्जामिनर द मोमेंट आप क्वेश्चन के कीवर्ड्स को यूज़ करते हो ना, रेपिटेशन नहीं करना होता कि 2 बार ऑनेस्ट यूज़ कर लिया 3 बार कंसाइंटियस। नो, वी हैव टू ट्राई टू अवॉइड दिस रेपिटेशन एंड मेक श्योर कि जब हम क्वेश्चन के कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे ना तो हमारा ट्रैक डिविएट नहीं करेगा, क्योंकि एग्जामिनर को ना क्वेश्चंस बड़े अच्छे से याद हो रहे हैं बार बार। द मोमेंट वो किसी की आंसर कॉपी चेक कर रहा है, वो बार बार क्वेश्चन को रीड करता है, भूल जाता है क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन पे आता है, उसको पता है क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा, तो फिर आपके आंसर में वो चीज़ देखते हैं तो वो ट्रैक से डिविएट नहीं हो पाता। तो ये थी हमारी पहली एक केस स्टडीज़ को समझने में टाइम लग सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत इस हड़बड़ी में मत रहना कि हाई मेरे को समझ में नहीं आई, गिव इट टाइम। 6-7 तो आपको कम से कम करनी पड़ेंगी स्टार्टिंग में देख कर ही। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सेकंड केस स्टडी है आज का। अब वो बोल रहे हैं कि यू आर वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ध्यान रहे, पिछले क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था कि आप एक पीआईओ ऑफिसर को एडवाइस करोगे, ठीक है। अब आपने बोला कि आप खुद एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो इस क्वेश्चन में। तो नाउ जो स्टूडेंट जो आंसर लिख रहा है ना, उसने उसी को केस स्टडीज़ का एक पार्ट बना दिया है। पहले वो केस स्टडीज़ का पार्ट नहीं था, केस स्टडी के लिए वो एक 3rd पर्सन था जो सिर्फ देख रहा था सिचुएशन को। अब उसने बोला कि आप जो स्टूडेंट इस आंसर को लिख रहे हैं ना, आप खुद एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फाइन, आप राइट नाउ एक फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन के इंचार्ज हो, ठीक है। 2 जूनियर इंजीनियर्स हैं अंडर यू, आपके नीचे 2 जूनियर इंजीनियर काम कर रहे हैं जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साइट के ऊपर डे टू डे का इंस्पेक्शन करते हैं और वो आपको रिपोर्ट करते हैं।
उसके बाद आप उस रिपोर्ट को अपने चीफ इंजीनियर के पास लेके जाते हो जो इस पूरे सेल को इंचार्ज है, उसके हेड है। तो हालांकि जब ये कंस्ट्रक्शन खत्म होने वाला था टुवर्ड्स कंप्लीशन, तो जूनियर इंजीनियर्स को ना वो रेगुलरली रिपोर्ट कर रहे थे सारे कंस्ट्रक्शन को एज पर द डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशन। हाउएवर आपने एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया और आपने नोटिस किया कि कुछ सीरियस डेविएशंस किए जाएँ, कुछ लेक्यूनाज है, कुछ मिस्टेक्स है, कुछ कमियाँ हैं आपके ओपिनियन के अंदर, और इसके कारण फ्लाईओवर की सेफ्टी पर कुछ अफेक्ट पड़ सकता है। अगर हम इन लेक्यूनाज, इन कमियों को अगर रेक्टिफाई करते हैं इस स्टेज के ऊपर, तो बहुत सारी बात है कि बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेमोलिशन करना पड़ेगा, फ्लाईओवर को कुछ हिस्सा तोड़ना पड़ेगा एंड उसके ऊपर दोबारा रीवर्क करना पड़ेगा, जिसके कारण जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका बहुत सारा नुकसान होगा और कंप्लीशन में डिले भी होगा। राइट नाउ पब्लिक का बहुत सारा प्रेशर है कॉर्पोरेशन के ऊपर कि इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक का कंजेशन होता रहता है इस एरिया में। जब आप ये मुद्दा अपने चीफ इंजीनियर के पास लेके आते हो, तो उन्होंने आपको एडवाइस किया था कि उनके ओपिनियन के अंदर ये कोई बहुत सीरियस लैप्स नहीं है और इसे इग्नोर किया जा सकता है। उन्होंने आपको एडवाइस किया था कि फर्दर इस प्रोजेक्ट को थोड़ा एक्सपेडाइट करो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो टाइम पे। हालांकि आप खुद में कन्विंस हो कि ये बहुत सीरियस मैटर है और इससे पब्लिक सेफ्टी को क्वेश्चंस रेज होते हैं और इसको हम लोग बिना एड्रेस किए छोड़ नहीं सकते। सिचुएशन समझ में आ गई? क्विकली बता देता हूँ कि आप एग्जामिनर हो, आपके 2 जूनियर्स थे, वो आपको डेली रिपोर्ट करते थे, आप चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट करते थे, आपने सरप्राइज इंस्पेक्शन किया, आपको लगा कि इसमें तो कुछ गड़बड़ है और पता चला कि अगर इसको तोड़ोगे और रोकोगे तो कॉन्ट्रैक्टर का पैसा भी नुकसान होगा बहुत सारा और टाइम बहुत लग जाएगा, पब्लिक का प्रेशर है। तो आप अपने सीनियर के पास जाते हो, चीफ इंजीनियर के पास, कि सर मैंने ऐसे एक इंस्पेक्शन किया और ये मिस्टेक निकल के आई, तो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। आपके सीनियर बोलते हैं कि यार ठीक है कोई बात नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। पर आपको लगा कि नहीं यार इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये तो पब्लिक सेफ्टी का मैटर है ना। कल को हम लोगों ने फ्लाईओवर बना दिया और बाल को कोई प्रॉब्लम होगी, टूट गया, गिर गया, नुकसान हो गया, लोगों की जान जा सकती है और पब्लिक प्रॉपर्टी का कितना डैमेज होगा। तो ये सिचुएशन बताई गई है। अब क्वेश्चन क्या है आपसे? पहली बात 20 नंबर का है, 4 शीट मिलेंगे। ओके, व्हाट विल यू डू इन सच ए सिचुएशन? वो आपसे पूछ रहे हैं। आप कौन हो? आप इंजीनियर हो, टेक्निकल इंजीनियर, टेक्निकल ही है ना, नहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो आप, सॉरी। देखो ये भी गलती से मैंने शायद आंसर इसका जब लिख रहा था ना, तो उसमें मैंने एक जगह टेक्निकल इंजीनियर लिख दिया है। लेट्स सी, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, मिस्टेक हुई है। देखो, व्हाट विल यू डू इन सच ए सिचुएशन? आप इस परिस्थिति में क्या करोगे, ये क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा सम ऑफ दी ऑप्शंस आर गिवन बोलो। तो जैसे प्रीवियस केस स्टडी में हम लोग देखा था ना, कुछ सजेशन दिए गए थे, उन्होंने कहा कि कुछ ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए, इवेल्युएट करो इनकी भी मेरिट और डीमेरिट ईच ऑफ दीज ऑप्शंस की, और फाइनली सजेस्ट करो कि व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड यू लाइक टू टेक गिविंग द रीजंस। पिछले क्वेश्चन में भी कुछ सेम था, 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए। वहाँ पर भी डीमेरिट और मेरिट पूछा था, यहाँ पर भी पूछा है। उस वाले में बोला था कि एडवाइस करो और कुछ और भी 4 ऑप्शन के अलावा बाहर जा सकते हो क्या। यहाँ पर वो बोल रहे कि 5 ऑप्शन है, इन्हीं को कंसिडर कर लो और अपनी साइड से बताओ कि तुम क्या करोगे, तुम क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखोगे। अब क्योंकि क्या क्या ऑप्शन है? पहला तो फॉलो करो एडवाइस ऑफ चीफ इंजीनियर और आगे बढ़ो। दूसरा, एक एग्जॉस्टिव रिपोर्ट बनाओ सिचुएशन की, सारे फैक्ट्स वगैरह मेंशन करो, सारा एनालिसिस मेंशन करो खुद के दम पर, अपने व्यू पॉइंट्स लिखो क्लियरली और फिर उसके रिटर्न ऑर्डर्स ले लो चीफ इंजीनियर के। फिर एक्सप्लेनेशन की बात करो, जूनियर इंजीनियर से पूछो एक्सप्लेनेशन की, भाई तुम तो रोज़ रिपोर्ट कर रहे थे, जब मैंने इंस्पेक्शन किया सरप्राइज इंस्पेक्शन, तभी कमियाँ कहाँ से निकल के आई। और फिर कॉन्ट्रैक्टर को इशू कर दो कुछ ऑर्डर कि भाई नेसेसरी करेक्शन करें और जो टाइम गिवन है उसी टाइम में ये काम हो जाना चाहिए। फिर कुछ इश्यूज़ है उनको हाईलाइट करो कि दैट इट रीचेज द सुपीरियर्स अबव द चीफ इंजीनियर। ओके, एक रिजिड एटीट्यूड बना लो चीफ इंजीनियर को लेकर के और सीक ट्रांसफ़र फ्रॉम द प्रोजेक्ट, अपने आप ट्रांसफ़र करा लो, अपने आप को बीमार बता दो, कुछ भी करके ना पल्ला झाड़ लो अपना। तो ये 5 आपको ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से आप कौन सा चूज़ करेंगे, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पर। ठीक है जी, अब हम लोग स्टोरी का गेम खत्म, अब हम लोग अपने सॉल्यूशन पर आते हैं केस स्टडीज़ की। सबसे पहले हम लोग को लिखना है एक्टर्स इन्वॉल्व। देखो जितना इनको बॉक्स में डाल के कैपिटल लिखोगे ना, मैं बहुत रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज द कॉमन मिस्टेक दैट हैपन्स। एग्जामिनर थक जाता है इतनी सारी शीट्स पलट पलट के, इतनी सारी हैंडराइटिंग देख देख करके। तो ह्यूमन बीइंग है, माइंड है, हो सकता है कि जहाँ पर उसको आपको 6 नंबर देने थे वो आपको 5 दे गए गलती से। अब वो 1 नंबर के लिए उसकी जब आंसर, आपका जो मेंस का आंसर होता है ना, वो एक बार चेक नहीं होता, 2 एग्जामिनर चेक करते हैं उसको। लेकिन एक ने आपको 6 देने थे, यू आर डिजर्विंग 6, बट बिकॉज वो थक गया था, उसको चीज़ें ईजी नहीं लग रही थी, उसने आपको 5 दे दिए। दूसरे वाले ने भी आपको 5 कंसिडर करके, हाँ ठीक है 5 तो ठीक है, 6 और 5 में क्या ही फ़र्क है। बट आपके लिए अगर ये 14 क्वेश्चंस में एक एक नंबर बनता तो 14 मार्क्स एक पेपर में चले गए, और ऐसे 4 पेपर में अगर 14 मार्क्स चले जाते हैं आपके, तो आपको तो 60 मार्क्स से ऊपर का नुकसान हो गया, ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का नुकसान हो गया आपका। 70 मार्क्स में आपका सिलेक्शन कहाँ ऊपर नीचे हो जाता है पता है ना आप लोगों को, एक एक नंबर से सिलेक्शन रह जाते हैं लोगों के। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत जोर दे रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में तुम इरिटेट हो जाओ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में घुस जाए ये बात कि टाइटल्स वगैरह को कैपिटल में लिखो और बॉक्स में डालो, हेडिंग्स वेडिंग्स को।
सबसे पहले हम लोग एक्टर्स इन्वॉल्व लिखते हैं, मी एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सेकंड मेरे जूनियर इंजीनियर्स, तीसरा मेरा चीफ इंजीनियर, चौथा कॉन्ट्रैक्टर और पब्लिक। फाइन, ये लोग हैं इसमें एक्टर्स। डायलेमा क्या क्या है, सेफ्टी ऑफ द फ्लाईओवर एक डायलेमा बना हुआ है, रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ लाइफ, ओके, इकोनॉमिक कंसिडरेशन देखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि दोबारा रीबिल्ड करेंगे उसको तोड़ के तो बहुत पैसा लग जाएगा, सेफ्टी का भी बहुत रिस्क है वो भी देखना पड़ेगा, पब्लिक का प्रेशर है कि प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करना है, चीफ इंजीनियर का एक व्यू है और मेरा खुद का भी एक व्यू है वर्सेस माय व्यू, राइट। तो ये हमारे डायलेमाज है, ओके। अब उसने मुझे हमें कहा था कि गिवन ऑप्शंस के इवैल्यूएशन करो मेरिट एंड डिमेरिट पे। फाइन, तो हम करेंगे मेरिट और डिमेरिट ऑफ गिवन ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या था, फॉलो द एडवाइस ऑफ चीफ इंजीनियर एंड गो हेड। इसका मेरिट क्या होगा, वर्क कंप्लीट हो जाएगा डेडलाइन के साथ ही, है ना, पब्लिक पर्स यानी कि पब्लिक का जो पैसा था उसका कम नुकसान होगा, गवर्नेंस अच्छी कहलाई जाएगी, है ना, गुड वर्क रिलेशंस बन जाएंगे, ओके। नुकसान क्या होगा इस चीज़ का, गवर्नेंस होगी बट विदाउट प्रॉबिलिटी एज सीरियस मैटर नेगलेक्ट कर दिया गया था, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को नेग्लिजेंस में रखा गया था, है ना, मतलब मेरी कंसाइंस के अगेंस्ट में था ये चीज़। देन ऑप्शन 2 दिया गया था हमको कि मेक एन एग्जॉस्टिव रिपोर्ट ऑन द सिचुएशन। उसका मेरिट क्या होगा, देखो हर ऑप्शन को अलग से लिखा और उसका मेरिट को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की ताकि उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो, उसके लिए मैं चीज़ें आसान कर दूँ। वो देखेगा ना, अरे वाह हर ऑप्शन के मेरिट डिमेरिट दिए, वेरी गुड वेरी गुड। बस एग्जामिनर को खुश करना है आपको। बैलेंस करना है बिटवीन रैशनैलिटी एंड इमोशंस। इमोशन भावना है, रैशनैलिटी मतलब थोड़ी सी थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कह सकते हैं आप रैशनैलिटी को। जब आप एग्जॉस्टिव रिपोर्ट बनाओगे तो आपको उसमें ये फ़ायदा होगा, आप बता पाओगे देखो भाई साहब इमोशंस में बहने वाली बात नहीं है, सच्ची सच्ची बात ये है, इतना पैसे का नुकसान होगा, ठीक है, पब्लिक लॉस हो सकता है, मैं ये बात सोच ली कि अरे ठीक है मैं बच गया, मेरा मेरा ये ऐसे नहीं चलेगा और ये मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है। रिटर्न ऑर्डर्स चाहिए मुझे, है ना, फ्रॉम द सुपीरियर जो कि अकाउंटेबल है, उससे भी मैं रिटर्न ऑर्डर्स ले लूँगा कि आपने मुझे मना किया था आगे प्रोसीड करने को, पेपर पे लिख के दे दो। नुकसान क्या होगा, रिटर्न ऑर्डर से ये गारंटी नहीं मिलती कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी का रिस्क तो अभी भी रहेगा ही। ऑप्शन 3 क्या कहता है, ऑप्शन 3 कहता है कि कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम जूनियर्स। वो जो जूनियर इंजीनियर थे ना जो कह रहे थे बार बार रिपोर्ट कर रहे थे आपको दिल्ली की सब ठीक चल रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लो। तो उनके खिलाफ अगर आप एक्शन लेते हो तो क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट विल बी अपहेल्ड, ओके, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जूनियर इंजीनियर्स विल बी अपहेल्ड, ठीक है, रिस्क होगा सेफ्टी का वो हैंडल कर लिया आपने, पर्सनल वैल्यूज़ को भी आपने और कंसाइंस को भी आपने कंसिडर कर लिया, अकाउंट टेकन इनटू अकाउंट, फाइन। डीमेरिट क्या होगा, मॉनेटरी लॉस होगा, जाहिर सी बात है, फिर अगर आप दोबारा रीबिल्ड करोगे तो प्रोजेक्ट में डिले होगा, जाहिर सी बात है, तो पब्लिक का एक्सपेक्टेशन थी टाइम से वो नहीं हो पाएगी, पता नहीं महीने का डिले हो जाए, 6 महीने का डिले हो जाए, फिर जो रिलेशन होती है चीफ इंजीनियर के साथ वो अफेक्ट हो जाएगी आपकी। बट ये सब शॉर्ट टर्म के लॉस हैं, है ना, और ये बहुत नेसेसरी है फॉर द पब्लिक गुड। ऑप्शन नंबर 4 क्या हमारा, हाईलाइट करो इस इशू को। इसके फायदे क्या होंगे आपको, इशू माइट बी लुक्ड अपॉन बाय सीनियर्स। अब आपके सीनियर्स इस मामले को देखेंगे, पब्लिक समझेगी कि भाई डिले का रीज़न क्या था, ऑलराइट। पर्सनल वैल्यूज़ आपकी अपहेल्ड हो जाएंगी, जो मिस्टेक की गई थी जूनियर्स के द्वारा, चीफ इंजीनियर्स के द्वारा, जो चीफ इंजीनियर जो मिस्टेक करने वाला था वो भी हाईलाइट हो जाएगी। इसका नुकसान क्या होगा, अभी पर्पस तो सर्व नहीं करेगा, है ना, बस सेंसेशनलाइज कर देगा इशू को। रिलेशंस आपके चीफ इंजीनियर के साथ बिगड़ सकते हैं, वो आपका सीनियर है, उसके साथ आपकी सिचुएशन बिगड़ जाएगी तो आगे दिक्कत होगी। 5th ऑप्शन क्या था हमारे पास, सीक ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोजेक्ट और रिपोर्ट सिक। बीमार बता दो खुद को, ट्रांसफर करा लो, मजे करो, बच के निकल लो वहाँ से। क्या फ़ायदा होगा इससे, फ़ायदा क्या होगा, कोई इफेक्टिव मेरिट होगा ही नहीं, आप निकल गए तो यू आर रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नुकसान क्या होता है, यू आर इवेडिंग फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपके कंसाइंस के अगेंस्ट भी है। आपका जो डायलेमास होगा वो तो एड्रेस कर ही नहीं पाए आप लोग, जो हम लोगों ने 3-4 डायलेमास की बात की थी। अब उसने मेरे से बोला था कि भाई साहब आपने ऑप्शन के इवैल्यूएशन कर लिए, मेरिट बता दिए, डीमेरिट बता दिए, अब बेटा ये बताओ कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है तुम्हारा। ज्ञान तो तुमने बहुत दे लिया, है ना, ऑप्शन तो बड़े अच्छे से लिख लिए, बताओ करोगे क्या। अब मैं उसको 2 चीज़ों में बताऊंगा, मैं उसे बताऊंगा कुछ शॉर्ट टर्म के स्टेप्स और कुछ लॉन्ग टर्म के स्टेप्स। दिस इज केस, कुछ केस स्टडीज़ में आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। यहाँ से ये भी याद रखो, मेंस के अंदर भी जब आप लोग वे फॉरवर्ड लिखते हो ना, उसमें भी आप लोग 2 चीज़ें लिख सकते हो, शॉर्ट टर्म में और कभी कभी मिड टर्म भी लिख सकते हो, कभी कभी लॉन्ग टर्म भी, डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सभी क्वेश्चंस में ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं कि हमारा क्या रिस्पॉन्स होने वाला है शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग रूट कॉज निकालेंगे, प्रॉब्लम कहाँ पे थी, है ना। अगर वो एक डेलिबरेट नेग्लिजेंस के कारण था, है ना, कि जो जूनियर इंजीनियर्स थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, देन उनको अकाउंटेबल, उनको जवाबदेह ठहराया जाएगा। फिर एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, उसमें सारे फैक्ट्स और फिगर्स नोट डाउन करने पड़ेंगे, है ना, और जो सीनियर्स थे उनके रिटर्न ऑर्डर्स के बारे में बात करनी कि अपना रिटर्न ऑर्डर दो। साइमल्टेनियसली हमको कुछ ऑल्टरनेटिव निकालने पड़ेंगे कि कैसे हम लोग रीवर्क करेंगे, कितने पैसे हम लोग बचा सकते हैं इसके अंदर, और वही चीज़ हम लोग अपनी रिपोर्ट में सजेस्ट भी करेंगे उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए।
फॉर इंस्टेंस जैसे कि जो रीयूजिंग, ये देखो थोड़ा सा हैंड राइटिंग में लिखते वक्त कैसे हो गया, ये री और यूजिंग के बीच में गैप आ गया तो पढ़ने में दिक्कत होती है, वरना ये एग्जैक्टली रीयूजिंग है। यार मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ ना, बड़ा ही मेरी बेकार हैंड राइटिंग है, बट मैं इसलिए बोल बोल के समझा देता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको। हम क्या कर सकते हैं, हमने एग्जाम्पल भी दिया उसको, मैंने जब मैं बात कर रहा था कि मुझे पैसे से कैसे कम रिड्यूस करूँगा, ऑल्टरनेटिव वेज कैसे निकालूंगा, तो मैंने कहा जो ब्रिक्स ईंटें जो होती है ना उसमें, उनको रीयूज़ किया जा सकता है। एंड सेलिंग द मोर्टार, मोर्टार मतलब कि जो पूरा वो मलबा जो बच गया था ना उसको रिसाइकलिंग करने के लिए बेच सकते हैं, तो वहाँ से कुछ पैसा आ जाएगा। तो ये मैंने कुछ उसको शॉर्ट टर्म के बता दिए। अब मैंने उसको बोला कि भाई साहब देखिए एग्जामिनर साहब, मैं आपको लॉन्ग टर्म के स्टेप्स भी देना चाहता हूँ। हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे जिसमें हम लोग जो भी इंजीनियर्स के अंदर इन्वॉल्व थे, जो भी कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व था, उन सबको अकाउंटेबल ठहराएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बना रहा था ना, कॉन्ट्रैक्टर ने कंस्ट्रक्शन किया था, कॉन्ट्रैक्टर की इंस्पेक्शन कर रहा था जूनियर इंजीनियर, फिर आप आते हो बीच में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर आपका आता है चीफ इंजीनियर। तो ये तो बनाने वाला बंदा था ना, इन दोनों के कारण प्रॉब्लम थी, आपने इसको आइडेंटिफाई किया, तो इन दोनों को आप जवाबदेह ठहराओगे, भाई तुम्हारे कारण हुई गड़बड़। तो फिर लॉन्ग टर्म में मैंने सेकंड स्टेप बोला कि हम इंक्वायर करेंगे इनटू द रोल ऑफ चीफ इंजीनियर इन ऑल दिस प्रोसेस। उसका रोल क्या था भाई, खाली ऑफिस में थोड़ी बैठना था चीफ इंजीनियर करके, जब मैंने प्रॉब्लम बता दी है तो उसको एड्रेस करना चाहिए था। फिर पब्लिक से आप रेगुलर फीडबैक लेते रहोगे और सजेस्ट करोगे एसओपीज। एसओपीज ना बड़ी काम की चीज़ होती है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कोविड हो गया, ऑलराइट, अब गवर्नमेंट के पास ना कुछ एसओपीज होता है, कोविड का छोड़ो, वॉर हो जाता है कल को इंडिया पाकिस्तान का, भगवान करे ऐसा ना हो, बट मैं आपको सिर्फ एसओपी समझाना चाह रहा हूँ। तो हमारी आर्मी के पास ना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। द मोमेंट वॉर होगा, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को कन्वे किया जाएगा, ठीक है, वेपन डिपार्टमेंट काम करेगा और कम्युनिकेशन से दिल्ली को इन्फॉर्म किया जाएगा। दिल्ली के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इन्वॉल्व होंगे, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होंगे, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा, ऑलराइट। जो मिलिट्री के कमांडर्स होंगे डिफरेंट यूनिट्स के, उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाएगा। पास में जो एयरफोर्स का बेस होता है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, एवरीवन गेट्स इन्फॉर्म्ड। तो इनको लेकर के ना कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं क्विकली, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिक्लेयर की होती हैं, सब कुछ डिफाइंड प्रोसीजर होता है, कैसे ऑपरेट करोगे आप, उसी को बोलते हैं एसओपीज। तो हम लोग कुछ एक एसओपी सजेस्ट करेंगे एंड पॉलिसी सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि ऐसी चीज़ें फ्यूचर में ना हो, ठीक है। ये हमारे लॉन्ग टर्म हो गए। फिर उसने पूछा था रीज़न भी देना है अपना, ठीक है जी, रीज़न भी दे देते हैं आपको। हमारा लास्ट पेज है, हमारा करते करते 3 पेज हो गए। देखो रीजंस पे हाईलाइट कर दिया कीवर्ड, जो रूट कोज था इन शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग टर्म उसको फिक्स कर दिया गया है। ओके, ये रीज़न थे मेरे सजेशंस के। अबव सिचुएशन अटेम्प्ट टू बैलेंस द पब्लिक पर्स एंड द पब्लिक इंटरेस्ट, फाइन। वैल्यूज ऑफ प्रॉबिटी अकाउंटेबिलिटी आर अपहेल्ड नाउ, रिलेशन विद द टीम मेंबर्स आर ऑनर्ड, फाइन। अब जो भी स्टेप्स लिए गए थे ना उनको थोड़ा सा फ्लो चार्ट देखते हैं। इंक्वायरी करो, ब्रीफ करो सीनियर्स को, फास्ट ट्रैक इंक्वायरी करो, कीप द पब्लिक एक्सपेक्टेशन, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोजेक्ट एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, ठीक है। उससे क्या होगा, पर्सनल वैल्यूज अपहेल्ड, पब्लिक सेफ्टी इंश्योर्ड, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस मेट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स अपहेल्ड, यहाँ पे अपहेल्ड भी आएगा कीवर्ड। फिर कंक्लूजन, in nutshell the given solutions seek to address the all stakeholders as well as dilemmas and take account my inner voice, hence it is holistic। आप लोग इसमें कुछ और बेहतर लिख सकते हो तो लिख दिया करो यार, अगर हो सके कोशिश किया करो टाइप वाइप करके आंसर राइटिंग कमेंट सेक्शन में लिखने की। हालांकि अभी चैनल के ऊपर सब्सक्रिप्शन तो 1000 ही है, पता नहीं सब्सक्रिप्शन इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ऐसा हुआ नहीं पहले कभी। पिछली बार जो चैनल क्रिएट किया था उसमें बड़ी जल्दी जल्दी हो गया था, रेगुलरिटी भी अब तो आ ही गई है, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस, ठीक है। देखते हैं, वो तो अपने आप होता रहेगा, यूट्यूब के अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं, उस चीज़ के बारे में वरीड नहीं है। बट आई एक्सपेक्ट कि आप लोग थोड़ा कमेंट वगैरह में रिस्पॉन्ड करते रहा करो, कुछ ना कुछ बताते रहा करो, हो सके तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर करते रहा करो, छोटा मोटा कुछ पूछते रहा करो, फीडबैक देते रहा करो कहाँ कहाँ और इम्प्रूव करूँ। 3-4 दिन से सोच रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जो होते हैं ना वो भी डेली थोड़ा याद करना स्टार्ट करें, डेली 10 से 15 आर्टिकल्स। एक बार जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसका PDF अवेलेबल होता है, तो डेली उसमें से 5-5, 10-10 आर्टिकल ऐसे पढ़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ याद आता रहेगा, पूरी की पूरी पॉलिटी रिवाइज होती रहेगी और रिपीटेशन में रोज़ चलता रहे ऐसे 10-5 मिनट का। तो देखता हूँ, अभी करता हूँ स्टार्ट, मन तो बहुत है करने का बट फिगर आउट नहीं कर पा रहा होता, कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव।